हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो ये जी स्कोर का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, बड़ा प्यारा सा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। मुझे लग रहा था इस तरह के क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं। कन्वोल्यूशन आप कितना अच्छे से समझते हो, कन्वोल्यूशन की स्केलिंग प्रॉपर्टी कितना अच्छे से समझते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कितने अच्छे से समझते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म की स्केलिंग और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कितनी अच्छे से समझते हो, उसी का मिक्स यूज करके क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ऐसा कि आप उसे बनेगा नहीं। प्रॉपर्टीज यूज करना चाहोगे तो गेट में बड़े इजीली क्वेश्चन बनेंगे और बड़े प्यारे प्यारे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है गेट का पेपर देख के, उसके क्वेश्चन हमेशा बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होपफुली मिल गया होगा क्विज के फॉर्म में जेनिक लाइव ऐप पे। वहां आपने ट्राई किया होगा 5 मिनट की विंडो में सॉल्व करने के लिए, और अब उसका सोल्यूशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखेंगे। आपके प्रोसेस को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, जो मेन एम है इस सीरीज का, और आपको ट्रिकी गेट के क्वेश्चन जो आपको एज देंगे गेट एग्जाम में, वही इस सीरीज का मेन पर्पस है। और क्विजेज में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए। उनके आंसर के बेसिस पे जो रैंकिंग बन रही है, जब उसमें आप पार्टिसिपेट करना, सोल्यूशन पोस्ट होने से पहले आपको वहां आंसर देना है। एक दिन पहले क्विज अपलोड हो जाती है, नेक्स्ट डे आपका सोल्यूशन आता है। तो उस क्विज में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे इन क्विजेस का, तो आपको एक तो टाइम फ्रेम में क्वेश्चन करने की आदत पड़ेगी, प्रेशर में कैसे अपने को हैंडल करते हैं उसकी आदत पड़ेगी, और इतने अच्छे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। और अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करके आंसर दे रहे हैं तो आपकी रैंकिंग जो बनेगी उसके बेसिस पे आपको गिव अवेज भी मिलेंगे। उसकी टेंशन आप जेनिक पे छोड़ दीजिए। तो आपको ये बहुत ज्यादा एज देने वाले हैं ये क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली मिस मत करिए, प्रोपोगेट करिए, ट्राई करिए, अपने प्रिपरेशन को एक एज दीजिए, है ना, औरों के कंपेयर में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाइड सोल्यूशन अगले 5, 7, 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, एकदम सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व दिस, है ना। आपने जो भी ट्राई किया होगा, जो भी सोल्यूशन निकाला होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। For a given LTI system, input is xt, output is yt, and the impulse response is h of t। जैसा कि है, एक LTI सिस्टम में इनपुट xt लगाया, इंपल्स रिस्पॉन्स h of t है, तो आउटपुट y of t क्या मिलेगा, x of t कन्वोल्यूशन h of t, ये मिलता है, हम जानते हैं। where h of t is an even सिग्नल, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिए। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन दिए तो सारी इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं, बड़े प्यार से 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो कन्वोल्यूशन है, आउटपुट एलटीआई सिस्टम का आउटपुट कैसे लिखते हैं, इनपुट का कन्वोल्यूशन ले लेते हैं इंपल्स रिस्पांस से। इनपुट सिग्नल एच ऑफ टी इवन सिग्नल है, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ टी, एच ऑफ माइनस टी, है ना, माइनस एच ऑफ टी नहीं भाई साहब, एच ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ माइनस टी मिल जाती है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इज वाई ऑफ जे ओमेगा। तो y ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, y ऑफ जे ओमेगा। और आपको एक चीज पता है, y ऑफ जे ओमेगा अगर yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सो yt इज नथिंग बट xt कन्वोल्यूशन h ऑफ t, तो ये x ऑफ जे ओमेगा इंटू h ऑफ जे ओमेगा के भी बराबर होगा। इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका आधे से 1 मिनट का है, अगर आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आती है। दूसरे मेथड में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो सकते हैं ज्यादा लगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, तो आपको इफिशियंसी पे जाना है। तो y ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू x ऑफ जे ओमेगा, y ऑफ h ऑफ जे ओमेगा भी हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ z ऑफ t, z ऑफ t को क्या लिखा है बेटा, z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t प्लस 3 कन्वोल्यूशन विद शिफ्टिंग स्केलिंग आ जाती है, तो आधे लोगों के हाथ पांव तो ऐसे फूलने लगते हैं, h ऑफ माइनस 2t प्लस 1, है ना। देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t प्लस 3 कन्वोल्यूशन h ऑफ माइनस 2t प्लस 1 would be, will be, here 4 options are given, 1 by 2 y of j omega by 2 e की पावर 2 j omega, 1 by 4 y of j omega by 2 e की पावर j omega, 1 by 4 y of j omega by 2 e की पावर minus 2 j omega, 1 by 4 y of j minus j omega by 2 e की पावर minus j omega. There are 4 options given and you have to find out the correct option among this option. अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, हम कन्वोल्यूशन में भी अगर इसमें z ऑफ t को मुझे क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ z ऑफ t, मतलब z ऑफ जे ओमेगा निकालना है, किसके फॉर्म में, y ऑफ जे ओमेगा के फॉर्म में आंसर दिया है। तो अगर मैं z ऑफ t को y ऑफ t के फॉर्म में लिख पाऊं किसी तरह से, तो yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ जे ओमेगा है, तो मैं z ऑफ जे ओमेगा y ऑफ जे ओमेगा के फॉर्म में निकाल पाऊंगा।
अल्टीमेट एम मेरा जेड ऑफ टी को फाइंड आउट करना है वाई ऑफ टी के फॉर्म में। जैसे वाई ऑफ टी के फॉर्म में जेड ऑफ टी मिल जाएगा, मैं दोनों तरफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूंगा और जेड टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा के फॉर्म में, वाई टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, इन्हीं में से कोई आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। तो हमें जेड टी को वाई टी के फॉर्म में निकालना है, जेड वाई टी के फॉर्म, और वाई टी एक्स टी और एस टी का कन्वोल्यूशन है, और जेड टी एक्स टी और एस टी के शिफ्टिंग एंड स्केल्ड वर्जन के साथ कन्वोल्यूशन लेके बनाया गया। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्केलिंग प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की हम कब लगा पाते हैं? एक चीज ध्यान से सुनना, एक तो होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे एक्स टी कन्वोल्यूशन एस टी अगर वाई टी के बराबर है तो एक्स ऑफ टी माइनस टी वन कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी प्लस टी टू कह दो, एक जगह प्लस की एक जगह माइनस, इट डजंट मैटर, टी माइनस टी वन टी माइनस टी टू हो जाता है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक्स टी और एस टी का कन्वोल्यूशन वाई टी है तो एक्स टी के शिफ्टेड वर्जन और एस टी के शिफ्टेड वर्जन का रिजल्टेंट क्या होगा, कन्वोल्यूशन क्या होगा, क्या होगा बेटा? जो शिफ्टिंग एक्स टी में हुई है एज इट इज शिफ्टिंग उतने की हो जाएगी वाई टी में, और जो शिफ्टिंग एस टी में हुई है वो भी शिफ्टिंग यहां पे हो जाएगी। तो यहां टी माइनस टी वन हुआ है तो टी की जगह टी माइनस टी वन आ गया इसके करस्पॉन्डिंग। एच में टी प्लस टी टू हुआ है तो यहां टी की जगह टी प्लस टी टू भी आ जाएगा, तो टी माइनस टी वन प्लस टी टू हो जाएगा। तो अगर शिफ्टिंग हम करते हैं एक्स टी में एस टी में, दोनों में या किसी एक में, तो एक्स टी की शिफ्टिंग भी आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाती है और एस टी की शिफ्टिंग भी एज इट इज आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों में शिफ्टिंग हुई तो दोनों की शिफ्टिंग रिफ्लेक्ट होकर ओवरऑल शिफ्टिंग आउटपुट में हो जाती है हमेशा। ये होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा। और एक आती है स्केलिंग प्रॉपर्टी, कि अगर मैं एक्स टी को ए से स्केल कर दूं और एस टी को भी ए से स्केल कर दूं, दोनों अगर सेम अमाउंट से स्केल्ड हैं एक्स टी और एस टी, तभी स्केलिंग प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की वैलिड होती है, ध्यान रखना। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन इज वैलिड ओनली इफ द स्केलिंग अमाउंट इज सेम इन बोथ द सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल एक्स टी एज वेल एज इंपल्स रिस्पॉन्स एस टी, दोनों जगह सेम अमाउंट की स्केलिंग है तभी। और होता क्या है रिजल्ट? 1/mod ऑफ ए, सेम अमाउंट की स्केलिंग आउटपुट में हो जाती है y ऑफ ए टी, ये होती है ना। तो यहां शिफ्टिंग भी हुई है, स्केलिंग भी हुई है, इसी को हमें डील करने अच्छे से आना चाहिए। तो हमें दोनों को डील करना, शिफ्टिंग और स्केलिंग को, दोनों को। तो पहले हम हमेशा शिफ्टिंग को डील करते हैं, लेकिन यहां देखो, यहां स्केलिंग तो टू अमाउंट से हुई है। टी की जगह ए टी जो होता है वो स्केलिंग को रिप्रेजेंट करता है, टी की जगह माइनस टू टी है ये स्केलिंग को, और ये +3 -3 -1 ये सब शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आपको पता है। तो एच ऑफ -2, यहां तो स्केलिंग -2 की हुई है, यहां स्केलिंग +2 की, तो क्या स्केलिंग प्रॉपर्टी वैलिड होगी कन्वोल्यूशन की? नहीं जी, नहीं वैलिड होगी। तो कैसे करेंगे भाई साहब, है ना? तो कैसे करेंगे? पहले तो स्केलिंग अमाउंट सेम होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज द स्केलिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां शिफ्टिंग तो हुई है +3 +1 जो भी, साथ में स्केलिंग भी हुई है, तो स्केलिंग तो सेम होगा तब जाके कर पाएंगे ना। शिफ्टिंग में तो किसी में 1 की हुई हो, किसी में +2 की हुई हो, किसी में -1 की, किसी में -3 की, किसी में +3 की, इट डजंट मैटर। शिफ्टिंग में तो सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, +3 का तो +3, -3 का -3, किसी में प्लस की हो, किसी में माइनस की, किसी में कम की, किसी में ज्यादा की, डजंट मैटर। लेकिन स्केलिंग प्रॉपर्टी के लिए स्केलिंग अमाउंट सेम होना चाहिए, देन ओनली इट इज एप्लीकेबल। तो हम पहले देखो यहां पे, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की है, एग्जाम में हर छोटी इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है। तो एच टी जो एच ऑफ -t के बराबर है, इससे मैं एच ऑफ -2t + 1 को एच टी में के फॉर्म में या +2t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, मेरे दिमाग में आना चाहिए। जब भी सिग्नल इवन या ऑड हो तो आप माइनस वाले स्केलिंग को प्लस वाली स्केलिंग में बदल सकते हो, दिमाग में रखो। अब देखो हमें पता है एच ऑफ -t = एच ऑफ t है बेटा, इवन है। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे एच ऑफ -2t + 1 चाहिए, तो पहले मैं क्या करता हूं, शिफ्टिंग करता हूं। शिफ्टिंग कितने की करता हूं? -1 अमाउंट की। देखो ना, t को t - t0 से मैप करना या t + t0 से मैप करना इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग। तो यहां t को मैंने t - 1 से मैप कर दिया, बाकी बाहर जो माइनस साइन है -n, तो राइट साइड में भी t - 1 से मैप हो जाएगा। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। तो ये आ गया एच ऑफ -t + 1 आ गया, तो ये यहां से आया एच ऑफ -t + 1 इज इक्वल टू एच ऑफ t - 1। समझ में आई बात? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एच ऑफ -2t + 1 चाहिए।
टी को 80 से रिप्लेस करना इज कॉल्ड एज स्केलिंग, है ना, टी को। तो मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में टी को मैप कर देता हूं 2t से। देखो टी को मैप कर दिया 2t से, तो माइनस साइन जो बाहर वाला वो बाहर ही रह गया, टी मैप हो गया 2t से, +1 जैसे है वैसे रह गया। टी मैप होता है t माइनस टी नॉट से या t प्लस टी नॉट से शिफ्टिंग में, और टी मैप होता है 80 से स्केलिंग में। बेटा याद रखो, इसी को कहते हैं स्केलिंग। तो यहां पे मैंने t वेरिएबल, मैपिंग हमेशा वेरिएबल को होती कांस्टेंट के नहीं, ये +1 एज इट इज, ये -1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई था, वो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। यहां t मैप हो गया 2t से, तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां t है वहां 2t आ जाएगा। ये नहीं कि पूरे आर्गुमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, समझे, कई लोग ऐसे समझते। तो यहां भी ये वाला t मैप हो गया 2t से, -1 रह गया। मतलब क्या आया, h ऑफ -2t + 1 इज इक्वल टू h ऑफ 2t - 1। तो ये z ऑफ t कहां ब्रेक हो गया बेटा, ध्यान से देखो, x ऑफ 2t + 3 कन्वोल्यूशन h ऑफ 2t - 1 में ब्रेक हो गया। और कभी भी बेटा ध्यान रखो ना, कभी भी कह दे कि कोई सिग्नल इवन सिग्नल है, h ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ -t, इवन सिग्नल ये है, तो हमेशा याद रखो, अगर मैं कहूं h ऑफ 2t + 5 को मैं और क्या लिख सकता हूं, इवन सिग्नल है तो st इज इक्वल टू h ऑफ -t है, तो h ऑफ 2t + 5 हमेशा होगा, पूरे आर्गुमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -2t - 5 के बराबर हमेशा होगा। अगर कोई सिग्नल इवन है तो st के अंदर का कोई भी आर्गुमेंट लो, उस पूरे आर्गुमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो h ऑफ आएगा वो दोनों बराबर होंगे। यहां भी वही हुआ, ये सिग्नल st इवन सिग्नल था, तो इसका आर्गुमेंट था -2t + 1, इस पूरे आर्गुमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -2t की जगह +2t, +1 की जगह -1, h ऑफ 2t - 1 के बराबर होगा हमेशा। अगर मैं कोई ले लूं जैसे h ऑफ 2t - 1, ये किसके बराबर होगा, पूरे आर्गुमेंट को, या -2t - 1 पूरे आर्गुमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, h ऑफ 2t + 1 के बराबर होगा। जब भी कोई सिग्नल इवन होगा, पूरे आर्गुमेंट को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो st का कोई भी आर्गुमेंट है उसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी इवन होने पे हमेशा। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्टली होती, क्लिक हो जाती, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। तो मैंने क्वेश्चन को पहले ब्रेक कर लिया कि स्केलिंग प्रॉपर्टी कब मैं लगा पाऊंगा, ठीक है ना, मैंने करके दिखा भी दिया कैसे आ रहा है। तो यहां से मेरा क्या आ गया, z ऑफ t क्या आया बेटा, z ऑफ t आ गया x ऑफ 2t + 3 कन्वोल्यूशन h ऑफ 2t - 1। ये मेन था क्वेश्चन। अब मैं पहले लगा देता हूं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर स्केलिंग। तो पहले शिफ्टिंग हमेशा क्या करो, स्केलिंग बाद में हमेशा बेनिफिट होता है। इस 2 को भूल जाओ, इस 2 को भूल जाओ। तो मैं पहले निकालता हूं कन्वोल्यूशन किसका, x ऑफ t + 3 का, किसके साथ, h ऑफ t - 1 के साथ। फिर 2 की स्केलिंग कर दूंगा तो स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा दूंगा, दोनों जगह भी स्केलिंग अमाउंट सेम है, t की जगह 2t। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा y, यहां पे t की जगह t + 3 आया, तो यहां भी t की जगह t + 3 आ जाएगा, सेम शिफ्टिंग। यहां t की जगह t - 1 आया, तो फिर से t की जगह t - 1 आएगा, तो t की जगह t - 1 रखोगे। तो ऐसा नहीं t 2 बार आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। पहले t की जगह t + 3 आ गया इसके करस्पॉन्डिंग, अब फिर t की जगह t - 1 आएगा, तो t + 3, फिर t की जगह t - 1 आया, तो t - 1 भी आ गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y ऑफ t + 2। अब मैं स्केलिंग कर देता हूं। स्केलिंग का क्या मतलब होता है बेटा, t को 80 से मैप करना। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर जो इनपुट सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल है ना, एक तरह से, अब ये दोनों का कन्वोल्यूशन ये है, अगर मैं इन दोनों सिग्नल को जो कन्वोल्यूशन में इन्वॉल्व हैं ए अमाउंट से स्केल करूं, तो मेरा आउटपुट भी ए अमाउंट से स्केल होगा, साथ में 1/mod ऑफ ए से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। यही होती है स्केलिंग। अगर मैं जो सिग्नल कन्वोल्यूशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो xt चाहे st, जो भी सिग्नल कन्वोल्यूशन में इन्वॉल्व है, अगर दोनों को सेम अमाउंट ए से स्केल करूं, तो वही स्केलिंग आउटपुट में भी हो जाती है सेम अमाउंट की, और 1/mod ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस सिग्नल को ए से स्केल करने का क्या मतलब, t को 80 से मैच करना, और मैंने कर दिया t को किससे मैप, 2t से। तो मैंने क्या किया, इस सिग्नल x ऑफ t + 3 को 2 अमाउंट से स्केल कर दिया। सेम अमाउंट ऑफ स्केलिंग इस सिग्नल में भी करनी है, जो दूसरा सिग्नल है कन्वोल्यूशन में। तो 2 अमाउंट से स्केलिंग करने का मतलब t को 2t से मैच करना बेटा, ये याद रखना। कई लोगों को लगता है पूरे आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करना, है ना, और ये मैंने बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स में भी डील किया है। तो t को यहां 2t से मैप कर दिया, दूसरे कन्वोल्यूशन में जो दूसरा इनपुट था उसको भी t को 2t से मैप कर दिया, दोनों को सेम अमाउंट
2 से स्केल कर दिया तो हमने क्या पढ़ा था 1 अपान, अगर a अमाउंट से स्केल करते हैं दोनों सिग्नल को जो कन्वोल्यूशन में है तो 1 अपान मॉड ऑफ a से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो आउटपुट है इन दोनों का कन्वोल्यूशन का आउटपुट क्या है y ऑफ t प्लस 2, ये सिग्नल 2 अमाउंट से स्केल हो जाएगा। और ये सिग्नल 2 अमाउंट से स्केल होने का क्या मतलब, t को मैप करना 2t से सेम अमाउंट से बाई 2, ये आएगा आउटपुट। कई लोग डायरेक्टली इसको लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो x ऑफ 2t प्लस 3 कन्वोल्यूशन h ऑफ 2t माइनस 1 विल बी 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 y ऑफ 2t प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इस सिग्नल को 2 से स्केल किया, इसको 2 से, तो ये वाला जो इन दोनों का रिजल्टेंट था, पहले xt कन्वोल्यूशन st का रिजल्टेंट yt था, xt और st को स्केल करते थे तो yt सेम अमाउंट से स्केल हो जाता था और 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। अभी इन दोनों सिग्नल का रिजल्टेंट ये है, इसको किया 2 अमाउंट से स्केल, इसको किया 2 से, तो ये वाला सिग्नल 2 से स्केल हो जाएगा और 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 से मल्टीप्लीकेशन। तो आपका z ऑफ t आ कितना गया बेटा, z ऑफ t आ गया 1 अपॉन 2 y ऑफ 2t प्लस 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, कितने लोग यही नहीं फाइंड आउट कर पाए होंगे। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में कुछ था थोड़ा ना, y ऑफ 2t प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालूंगा, y ऑफ t प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है y ऑफ j ओमेगा, अगर ध्यान से देखो तो y ऑफ j ओमेगा है ना। तो y ऑफ t प्लस 2 का क्या होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, t प्लस t नॉट का क्या होता है, अगर पॉजिटिव शिफ्टिंग तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लीकेशन, निगेटिव शिफ्टिंग तो निगेटिव, पॉजिटिव शिफ्टिंग है तो e की पावर j ओमेगा इंटू टी नॉट, 2 इंटू क्या y ऑफ j ओमेगा, यही तो होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, y ऑफ t प्लस टी नॉट का e की पावर j ओमेगा टी नॉट y ऑफ j ओमेगा। अब मैं स्केलिंग कर देता हूं यहां फिर से, तो स्केलिंग क्या होता है, t को 80 से मैप करना, तो t को 80 से मैप कर दिया y ऑफ 2t, तो मुझे क्या मिल गया, ये सिग्नल मिल गया। टाइम डोमेन में मैंने क्या कर दिया, 2 से स्केलिंग कर दी, स्केलिंग का मतलब t को 80 से मैप करना, इस t को 2t से मैप कर दिया, प्लस 2 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, है ना। स्केलिंग या शिफ्टिंग में t वेरिएबल मैप होता है, कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं, प्लस 2 माइनस 2 जैसे वैसे रहेंगे, है ना। तो t को 80 से मैप कर दिया तो ये सिग्नल मिल गया। तो हमने इस सिग्नल y ऑफ t प्लस 2 सिग्नल की क्या कर दी, स्केलिंग कर दी। स्केलिंग करने पे क्या होता है बेटा, y ऑफ t प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म में मान लेता हूं y ऑफ y1 j ओमेगा है। अगर हम टाइम डोमेन में स्केलिंग करते हैं तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, जैसे ft का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ j ओमेगा है तो f ऑफ at का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन मॉड ऑफ a f ऑफ j ओमेगा बाई a, है ना। तो अब देखो y ऑफ t प्लस 2 सिग्नल का y1 j ओमेगा है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि इतने के बराबर है ना, ये भी तो एक सिग्नल ही है j ओमेगा का, y1 j ओमेगा हमने मान लिया, ये जो y1 j ओमेगा इसके पूरे बराबर है। अब हम इस सिग्नल को स्केल कर रहे हैं, तो जैसे हमने ft को स्केल किया वैसे हमने y ऑफ t प्लस 2 को स्केल किया। तो y ऑफ t प्लस 2 को अगर 2 अमाउंट से या a अमाउंट से स्केल किया तो जो y t प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो कितने अमाउंट से स्केल हो जाएगा, 1 बाई a अमाउंट से। यहाँ 80 था, यहाँ j ओमेगा बाई a, यहाँ t की जगह 80 आया तो वहां ओमेगा की जगह ओमेगा बाई a आया, एंड 1 अपॉन मॉड ऑफ a। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 से स्केलिंग करी अगर टाइम डोमेन में तो ओमेगा डोमेन में 1 बाई मॉड ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, और y1 जो y ऑफ t प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो हो जाएगा j ओमेगा बाई 2, j ओमेगा बाई a। अब j ओमेगा बाई 2 होगा क्या, y1 j ओमेगा इसके बराबर है, ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 रख दिया, तो इस यहां पे भी हर जगह j ओमेगा की जगह j ओमेगा बाई 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 क्या आ जाएगा, अगर ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 तो यहाँ ओमेगा है ओमेगा बाई 2, यहाँ ओमेगा है ओमेगा बाई 2, तो आ जाएगा e की पावर ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 इंटू 2 कैंसिल, e की पावर j ओमेगा y ऑफ j ओमेगा बाई 2। तो आपका क्या आ गया, y ऑफ 2t प्लस 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन मॉड ऑफ 2 e की पावर j ओमेगा y ऑफ j ओमेगा बाई 2। तो zt का फोरियर ट्रांसफॉर्म z ऑफ j ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 e की पावर j ओमेगा y ऑफ j ओमेगा बाई 2। तो यहां से आ गया आंसर कौन सा है बेटा, ध्यान से करोगे तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। तो यहां कन्वोल्यूशन की स्केलिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी। आप कितने एक्सपर्ट हो इतना टाइम मुझे लगा, लेकिन ये क्वेश्चन हार्डली आधे से 1 मिनट का,
ये सब चीजें तुरंत, ये इसको इसमें कन्वर्ट करना, फिर शिफ्टिंग और स्केलिंग लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते थे। जिनको प्रैक्टिस है, जिनको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नॉलेज है शिफ्टिंग और स्केलिंग की, डायरेक्टली ये लिख सकते थे। जो ये लिख लेते, फिर इसके बाद शिफ्टिंग और स्केलिंग प्रॉपर्टी लगानी थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले लगाई, फिर स्केलिंग लगाई, या स्केलिंग पहले लगाओ फिर शिफ्टिंग लगाओ, बात सेम है, दोनों से सेम आंसर आएगा, है ना। तो अगर इस सिग्नल में स्केलिंग कर रहा हूं, yt प्लस 2 को स्केल किया 2 अमाउंट से, तो इस सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म y1 j ओमेगा में 1/mod ऑफ a, और स्केलिंग हो जाएगी j ओमेगा बाई a की। अगर ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ j ओमेगा है और ft में अगर स्केलिंग कर रहे हैं, तो ft के फोरियर ट्रांसफॉर्म में हर जगह ओमेगा की जगह ओमेगा बाई a और 1/mod ऑफ a, तो y1 ऑफ j ओमेगा बाई a आएगा, y1 ऑफ j ओमेगा बाई 2, तो y1 j ओमेगा इसके बराबर। अगर हर जगह ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 कर देंगे y1 j ओमेगा में, तो अगर यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2, तो यहाँ जहां जहां ओमेगा हर जगह ओमेगा बाई 2 आएगा बेटा। वेरिएबल तो हर जगह रिप्लेस होगा ना, अगर एक जगह ओमेगा ओमेगा बाई 2 से रिप्लेस हुआ, तो दूसरे साइड में जहां जहां ओमेगा है वहां वहां ओमेगा ओमेगा बाई 2 से रिप्लेस होगा। तो इसमें ये सब गलतियां होती हैं, कई लोग यहाँ तो j ओमेगा बाई 2 कर देते हैं, यहाँ मिस कर देते हैं, तो गलत हो जाता है आंसर। ये आंसर आपका करेक्ट है सी। ये एक तरीका है और सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है, इवन सिग्नल का बेहतरीन यूज है, कर सकते थे। और दूसरा तरीका ये था आपका कि आप z ऑफ t कन्वोल्यूशन है इसका और इसका, x ऑफ 2t प्लस 3 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो, x ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में शिफ्टिंग एंड स्केलिंग लगा के, h ऑफ माइनस 2t प्लस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लो शिफ्टिंग और स्केलिंग निकाल के, और z ऑफ t दोनों का कन्वोल्यूशन है, तो zt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ 2t प्लस 3 का फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई h ऑफ माइनस 2t प्लस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म, और वो h ऑफ j ओमेगा और x ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में आ जाएगा, पहली चीज। अब यहां पे माइनस साइन है, तो h ऑफ माइनस j ओमेगा आया रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज पता है, st इज इक्वल टू h ऑफ माइनस t, तो h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू h ऑफ माइनस j ओमेगा, तो वहां से h ऑफ माइनस j ओमेगा को रिमूव कर देना h ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में, फिर आपका z ऑफ j ओमेगा आया होगा x ऑफ j ओमेगा और h ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, y ऑफ j ओमेगा आपको पता है x ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा है, तो जो x ऑफ j ओमेगा और h ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में z ऑफ j ओमेगा है, उसको y ऑफ j ओमेगा के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को देख के आंसर तब भी यही आएगा, गारंटी है 1/4। कई लोगों का आंसर में 1/2 भी आ सकता है, कई लोगों के आंसर में जल्दबाजी में 1/2 भी आ सकता है, 1/2 भी, क्योंकि एक बार कन्वोल्यूशन का 1/mod 2 फैक्टर आ रहा है और एक बार फोरियर ट्रांसफॉर्म की स्केलिंग प्रॉपर्टी का, एक बार कन्वोल्यूशन की स्केलिंग प्रॉपर्टी से 1/2 आ रहा है और एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की स्केलिंग प्रॉपर्टी से 1/2 आ रहा है, तो 1/4 आएगा। एक भी मिस हुआ तो ऑप्शन में 1/2 भी हो सकता है, जल्दबाजी में आंसर फिर गलत हो सकता है, जैसे ए ऑप्शन दे दिया गया, इसीलिए किसी ने थोड़ा सा मिस किया तो उसका आंसर हो सकता है लगे ये सही है ना। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा गेट में आते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के, मल्टीप्लिकेशन और ये सब प्रॉपर्टी का यूज करके, और आंसर बड़े करीब करीब होते हैं, 1/2 का कहीं डिफरेंस होगा, कहीं 1/4 का, हल्का सा एक जगह कोई भी कांस्टेंट आपने मिस किया, आंसर गलत, बिल्कुल ही गलत। तो शिफ्टिंग और स्केलिंग जिसको अच्छे से नहीं आती है, ये क्वेश्चन 100% वो गलत करके आएगा, लिख के रख लो। इसीलिए शिफ्टिंग स्केलिंग बड़े प्यार से अच्छे से सीख लो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो जाके मेरे क्रैश कोर्स का शिफ्टिंग और स्केलिंग का लेक्चर देख लो बेटा, आधे एक घंटे में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। किस मैपिंग किसकी होती है, वेरिएबल्स की होती है। आपके मैथमेटिक्स थोड़े वीक हैं, इसलिए आप स्केलिंग और शिफ्टिंग में फंसते हो, जबकि स्केलिंग और शिफ्टिंग सब अगर अच्छे से क्लियर है तो आप कोई प्रॉपर्टी गलत नहीं लगाओगे, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको मैंने क्रैश कोर्स में भी बड़े प्यार से पढ़ाया है, क्योंकि शिफ्टिंग स्केलिंग मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, लोग अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। तो आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग अच्छे से डील करने आना चाहिए, और यहां से फोरियर ट्रांसफॉर्म को मिक्स करके या कन्वोल्यूशन को मिक्स करके क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, 90% चांस है। तो अच्छे से समझ लो स्केलिंग और शिफ्टिंग को, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर प्रॉपर्टी यूज करना। और ये आधे से 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, मैं कह रहा हूं। मैं होता तो आराम से, हाँ ये है शिफ्टिंग है, यहाँ ये हो गया, ये वाले को 2t-1 लिख सकते हैं, ये मेरे दिमाग में इवन से पता होना चाहिए था। ये सब प्रैक्टिस है, और फिर सीधे मैं स्केलिंग शिफ्टिंग मन में लगाता, सीधे आंसर टिक करके आंसर आ जाता। 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अगले जी स्कोर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, बेहतरीन ढंग से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई सुबह नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।